ठीक है। तो शायद पिछले क्लास में हम लोग ये बात कर रहे थे कि राजनीति क्या होता है, भारत में राजनीति की शुरुआत कब से मानी गई है। फिर हम लोग ये कह रहे थे या ये इस पे डिस्कस कर रहे थे कि दरअसल क्या राजनीति एक स्वतंत्र विचार है या इसका कुछ स्रोत भी है, इन विचारों के कुछ स्रोत भी हैं, कहीं से वो प्रेरित हुआ है या इसके कुछ प्रमाणित या सर्व स्वीकृत कुछ नीति है या कोई ऐसे सिद्धांत है जिससे राजनीति मार्गदर्शन ग्रहण करता है। तो हम ये बोले थे कि भारत में अगर बात किया जाए तो जब भारत में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था था, यानी वैदिक काल से अगर हम देखें तो वैदिक काल से लेकर के राजपूतों के काल तक, राजपूतों के शासन तक भारत में जो राजनीति निर्देशित होता रहा वो कुछ नीति ग्रंथों के माध्यम से होता रहा। यानी कि कुछ ऐसे नीति ग्रंथ थे जो राजनीति को दिशा निर्देशित करते थे कि राज्य को संचालित करने के लिए राजा किन कर्तव्यों का पालन करेगा, उसके अधिकार क्या होंगे, उसके दायित्व क्या होंगे, और उसी में इस बात का भी जिक्र होता था कि जनता के क्या अधिकार होंगे या नागरिक के क्या अधिकार होंगे या प्रजा के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे। तो हम बोले थे कि दरअसल इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो मनुस्मृति से माना जाता है। यानी कि ये ऐसी नीति ग्रंथ था या नीति शास्त्र था जो राजनीति को कहीं ना कहीं दिशा देता था या अभिप्रेरित करता था। हालांकि ये मूलतः राजनीति का ग्रंथ नहीं है, नीति शास्त्र था। क्या होता है नीति शास्त्र, बात करेंगे। उसी तरह से गौतम स्मृति, नारद स्मृति, इस तरह के ग्रंथ भारत में राजनीति के मूल नीति ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। बाद में अगर आगे बढ़ें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारत की प्रथम राजनीति पर पुस्तक है। ये नीति ग्रंथ है तो ये प्रथम राजनीतिक पर पुस्तक है। सामान्यतः विश्व में राजनीति के पिता या फादर ऑफ पॉलिटिक्स अरस्तु को माना जाता है। इसको एरिस्टोटल भी कहा जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि बहुत सारे भारतीय तथ्यों को या भारतीय उपलब्धियों को जो प्रभावशाली देश रहे, जो मध्यकाल के बाद और आधुनिक काल में जिन्होंने विश्व पर अपना प्रभुत्व बनाया, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत, प्रयोग, अनुसंधान को अपने नाम से करके दुनिया में प्रचारित किया। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खोज किसी और का होता है, प्रयोग किसी और का होता है और प्रचार किसी और के नाम पे होता है। जो मूल निर्माण करता या सृजन करता है किसी भी विधा की, चाहे विज्ञान की विधा हो, चाहे साहित्य की, चाहे संगीत की, चाहे नृत्य की, किसी भी विधा की बात करें आप, तो खोज किसी और का होता है, प्रयोग उसका कोई और करता है और प्रचार किसी और के नाम पे किया जाता है कि इन्होंने खोजा है, ऐसा किया। तो भारत का दुर्भाग्य रहा है कि भारत की उपलब्धियों को प्रभुत्वशाली देशों के द्वारा मध्यकाल के बाद से छुपा दिया गया जानबूझ करके, ताकि भारत के लोग मुखर होकर के, प्रखर होकर के फिर से सामने न खड़ा हो और हमेशा इन शक्तिशाली राष्ट्रों की अधीनता या पराधीन बने रहे। लेकिन भारत ये इस बात को स्वीकार करता है कि विश्व की अगर कोई पहला व्यक्ति शुद्ध राजनीतिज्ञ था तो वो कौटिल्य थे, जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, जो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे और जिन्होंने अपनी कुशल राजनीति का प्रमाण तब दिया जब उस समय का सबसे शक्तिशाली, पूरे देश का सबसे शक्तिशाली पाटलिपुत्र का मगध साम्राज्य को उखाड़ करके
धनानंद को उसके सत्ता से हटा करके, जो एक समय अपना सबसे शक्तिशाली सम्राट था, उसको सत्ता से उखाड़ करके उसके जगह पर एक शूद्र का बालक को या युवा को सत्ता दिला दिया। तो राजनीति का मतलब यही होता है कि हाउ टू गेन पावर, कैसे शक्ति को हासिल किया जाए। तो उन्होंने अपने राजनीतिक बल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने चातुर्यपूर्ण व्यवहार से मगध की सत्ता छीन करके नंदवंश से मौर्य के हाथों में सौंप दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसीलिए भारत में राजनीति के पितामह या गॉडफादर कौटिल्य को माना जाता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पहले भी ये सारे नीति शास्त्र जो ग्रंथ है, और भी कई सारे हैं, जैसे कामंदक का नीति सार है, नीति शास्त्र है। इस तरह के कई नीति शास्त्र हैं जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। इतना नहीं जानना, सिर्फ ये जानकर रखिए कि इन नीति शास्त्रों के द्वारा भारत की राजनीति निर्देशित और प्रशस्त किया जाता रहा कि किस दिशा में जाएगा। कौटिल्य ने पहली बार ऑफिशियली सब कुछ राजनीति की स्पष्ट व्याख्या शुरू करने की कि राज्य क्या है, कैसे बनता है राज्य, इसके अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होगा, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, दुश्मनों के साथ या विदेश संबंध कैसा होगा, विदेश संबंध कैसा होगा, घरेलू नीति कैसी होगी, सब के सब इन्होंने बताया है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं मनुस्मृति से प्रेरित रहा है, कहीं ना कहीं मनुस्मृति से प्रेरित रहा है। तो भारत में राजनीति की शुरुआत ऐसे थी। ये और यही ग्रंथ हमेशा ही वैदिक काल से लेकर के राजपूत पीरियड तक राजा का मार्गदर्शन करता रहा। क्लियर है यहां तक? ये सब इसी धर्म के अनुसार, इन्हीं धार्मिक या नीति ग्रंथों के अनुसार राजा सारा व्यवहार करता था। किसके साथ कैसा संबंध बनाना है, किसके साथ किस प्रकार का न्याय देना है, किस तरह का व्यवसाय करना है राज्य को, कैसे राज्य की सुरक्षा करनी है, कैसे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना है और स्थापित करना है, कौन उसमें भागीदार होगा, राजा का सामाजिक संबंध और ओहदा क्या होगा, राजा की प्रतिष्ठा क्या होगी, राजा कौन होगा, ये बहुत सारी बातें आपको इन नीति शास्त्र और ग्रंथों में मिल जाएंगे। और सिर्फ ये राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श पुस्तक है। समाज भी इन्हीं नीति ग्रंथों से शासित होता रहा है। जैसे आज देखिएगा, हम लोग व्यवहार में देखिए कि जैसे कोई हम गलती करते हैं, मान लीजिए हम लोगों में से आम लोग हैं, कुछ भी गलत कार्य कर दिए हम लोग, तो उस गलत कार्य के बदले में समाज उसका दंड का प्रावधान करता है, पनिश करता है आपको। तो पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? वो इन्हीं नीति ग्रंथों से आया है। बताया गया कि ये अगर गुनाह किया जाएगा, खता की जाएगी, गलती की जाएगी, देन इस तरह का सजा दिया जाएगा। और अगर कुछ अच्छे काम करते हैं तो आपको इसके लिए इस तरह का रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये सब के सब चीज कहीं ना कहीं इन नीति शास्त्रों और ग्रंथों से प्रेरित रहा है और ये राजपूत काल तक गाहे बगाहे चलता रहा है। अब उसके बाद आया इस्लामिक रूल। अब इस्लामिक रूल में राजनीतिक थोड़ा सा बदल गया। अब उनका राजनीतिक रूल या उनका राजनीतिक पद्धति थोड़ा सा अलग था, है वो भी राजतंत्र, लेकिन उनके जो नीति शास्त्र हैं, उनके जो धार्मिक टेक्स्ट है, अब वो उससे निर्देशित हो रहे हैं। और उनका धार्मिक ग्रंथ और नीति शास्त्र क्या है? तो उनका धार्मिक ग्रंथ है कुरान मजीद,
हदीस, ये उनके मूल ग्रंथ हैं। जैसे अगर आप देखें तो इस्लामिक रूल की बात करें, अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत में 1206 से इस्लामिक शासन शुरू होता है। 1206 से लेकर के ये लगभग 1857 तक चलता है। मुगल 1857 तक। इस दौरान भारत की जो राजनीति है, उस राजनीति को निर्देशित करने में कुरान मजीद, और अभी क्या कौन सा टर्म यूज किए थे, याद है आप लोगों को? अभी कुछ एक टर्म यूज किए थे, आप लोग को याद है? कुरान मजीद और सुनाई नहीं दिया था आप लोग को? ठीक है। हाँ, हदीस, हदीस, कुरान मजीद, हदीस, ये इनका एक तरह से दिशा निर्देशित करने वाला मूल ग्रंथ। क्योंकि इस्लामिक कल्चर था, तो इस्लामिक कल्चर के लिए भाई कुरान मजीद सबसे पवित्र ग्रंथ है। और जो कुरान लिखा हुआ है, जो कुरान में जैसा लिखा हुआ है, सुल्तान से और बादशाह से या हुकूमत से यही अपेक्षा की जाती थी कि आप नागरिकों के साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे जैसा धर्म ग्रंथ आपको कहता है। तो समय समय पर कुरान मजीद के अनुसार जो जो निर्णय लिए गए, जो जो फैसले बनाए गए, फैसले तैयार किए गए, उसके आधार पर एक कानून विकसित हो गया जिसको कहा गया शरिया कानून या शरिया लॉ। ये शरिया कानून क्या था? तो ये शरिया कानून कोई मॉडर्न प्रैक्टिकल कानून नहीं था। ये कुरान में जो जो जैसा जैसा कहा गया है, कुरान में मान लो कहा गया कि कोई अगर अपराधी है और उसने किसी को थप्पड़ मारा है या किसी की हत्या की है, देन उसकी भी हत्या कर दी जाए। तो इस तरह के अगर केसेस आए तो उसी तरह से राजा फैसला करता था कि अगर इसने किसी मासूम की या किसी वृद्ध की या किसी पागल की या किसी असक्षम की हत्या की है दुर्भावपूर्ण तरीके से, तो उसकी भी हत्या कर दी जाए। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान। यह है शरिया लॉ, क्योंकि कुरान यही कहता है। तो इस्लाम कुरान के अनुसार शासित और निर्देशित होता रहा। हदीस दरअसल कुरान के ही एक व्याख्या है। अलग अलग स्कॉलर या अलग अलग जो इस्लाम के इंटेलेक्चुअल हुए हैं, उन्होंने कुरान में कही गई बातों को, कुरान को एक आसमानी किताब माना जाता है। जैसे हमारे वेद को अपौरुषीय माना जाता है कि उसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, बल्कि भगवान ईश्वर ने स्वयं ऋषियों को सिखाया, बताया, पढ़ाया है और ऋषि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरित करते रहे हैं। बाद में इसको जब मनुष्य लिखने लगा तो उसको उन्हीं श्लोकों को, उन्हीं संदेशों को लिपिबद्ध कर दिया। उसी तरह से कुरान को माना गया है। इसमें इस्लाम ये कहता है कि ये दरअसल आसमान से टपका है। ये नहीं कहते हैं कि पैगंबर ने ये सब कुछ कहा है, क्योंकि पैगंबर स्वयं भगवान नहीं थे, वो एक मैसेंजर थे। हमारे यहाँ के जो ईश्वर है, कोई किसी का भी नाम ले लो, वो स्वयं ईश्वर है। राम स्वयं ईश्वर है, कृष्ण स्वयं ईश्वर है। इनके यहाँ कोई ईश्वर की इनका ईश्वर वहां रहता है, ऊपर में रहता है, वो नीचे नहीं आता है। एक आदमी को भेजा था, पैगंबर को, तो पैगंबर को ज्ञान मिला ईश्वर का, तो वो आप लोगों से शेयर किए।
तो पैगंबर हम ही लोगों के बीच के एक व्यक्ति थे। उनका भी यहाँ जन्म हुआ था। 650 ईस्वी में इनको ज्ञान मिला, अल्लाह का संदेश मिला सपने में कि भाई ऐसा ऐसा करना है। देन उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो इस्लाम कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि एक पंथ है, एक प्रैक्टिस है। तो उनकी कही गई बातों को जो इस रिलीजियस टेक्स्ट में अंकित किया गया, तो इसको कुरान कहा गया। अब इसके अनुसार हर एक सुल्तान से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो कुरान मजीद के अनुसार, हदीस के अनुसार निर्णय लेगा और शासन करेगा। वो कितना जनता से टैक्स लेगा, कर कितना लेगा, कौन सा कर लेगा, कब लेगा, किससे लेगा, धर्म के लिए क्या करेगा, युद्ध के लिए क्या करेगा, न्याय के लिए क्या करेगा, कैसे न्याय देगा, विवाह कैसे करेगा, सामाजिक संबंध, वो सब के सब कुछ इस हदीस में वर्णित है। और इसी हदीस के अनुसार जो फैसला लिए गए कालक्रमबद्ध तरीके से, एक लैंडमार्क जो फैसला लिया गया या जो इनिशिएटिव लिया गया, वो सर्व स्वीकृत हुआ और वो कानून बन गया। इसी को कहा गया शरिया कानून या शरिया लॉ। इनमें भी दो तरह का कानून है, एक सिविल, दूसरा क्रिमिनल या आपराधिक। सिविल में वो मैटर शामिल होते हैं, आज भी चलता है। सिविल में वो मैटर शामिल होते हैं जैसे उत्तराधिकार से संबंधित कोई विवाद हो, विवाह, तलाक, इस तरह का जो मैटर है वो सिविल में आता है। इसी तरह से धन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, इस तरह का मैटर हम लोग सिविल में शामिल करते हैं। दूसरा आता है क्रिमिनल ऑफेंस। इसमें दरअसल उन कानूनों को या उन अपराधों को शामिल किया जाता है जिससे शारीरिक क्षति होता हो, जैसे हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, इस तरह के अपराध, लूट। तो ये दोनों के दोनों चीज शरिया कानून में दिया हुआ है कि ये अपराध किया जाएगा तो ऐसे ऐसे किया जाएगा, राजा इस तरह का फैसला लेगा। तो इस्लामिक रूल इससे शासन होता रहा। तो इस्लामिक राजनीति इससे मार्गदर्शित और निर्देशित होती रही। और हर एक सुल्तान ये कोशिश करता था कि अधिक से अधिक या जितना ज्यादा संभव हो सके एज पर कुरान, एज पर हदीस, एज पर मजीद वो रूल करे और सफल सुल्तान कहलाए, सफल बादशाह कहलाए। क्लियर है? उसी तरह से वैदिक संस्कृति से राजपूत तक एक सफल राजा वही होता था जो धर्म के प्रकाश में अपने शासन को चलाए। धर्म क्या है? तो वेद और इन स्मृति और नीति शास्त्रों में सुझाए गए रास्ते के अनुसार शासन करना ही धार्मिक शासन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब ब्रिटिश हुकूमत आता है, अब ब्रिटिश हुकूमत आता है तो भैया ये थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। इनके यहाँ भी पहले ऐसे ही चलता था। जब यूरोप में थे ये लोग तो इनके यहाँ भी एज पर बाइबल रूल किया जाता था। याद रखिए, आप देखे होंगे कि आज भी राजा या किंग का सत्ता होता है, ठीक उसी के बगल में दाहिनी ओर मुख्य पुरोहित का या प्रीस्ट का पद होता है। इसको पुरोहित कहा जाता है। सनातन संस्कृति में पुरोहित, ईसाई में इसको प्रीस्ट या पादरी या प्रीस्ट, जिसको हम लोग फादर कहते हैं। क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग इसको फादर कहते हैं। तो इस्लाम में इसको उलेमा कहा जाता है। तो उलेमा, प्रीस्ट,
पुरोहित, ये तीनों एक ही हैं। और आप मिडिल एज तक देखेंगे तो विश्व के 3 प्रमुख धर्मों में ये 3 लोग हमेशा रहते थे। और अगर कोई बौद्धिस्ट स्टेट है, जैसे अशोक का या बाद में जो भी बौद्ध धर्म वाले राज्य हुए, तो उनके बगल में बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो उनका काम होता था कि राजा को धर्म का शिक्षा देते रहे राजनीति में, कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी व्यवहार करेंगे, एज पर रिलीजन, धर्म के आधार पर करेंगे। वो निर्णय देते थे धर्म के आधार पर, और धर्म से प्रेरित होकर के जो नीति शास्त्र और नीति ग्रंथ लिखे गए हैं उसी के अनुसार फैसला देंगे। आप बहुत सारे देखे होंगे सीरियल में, सिनेमा में, पुराना राजा बैठे हुए, उनके बगल में पुरोहित होता था। राजा का प्रमुख परामर्शदाता वही होते थे। सनातन संस्कृति में आएंगे तो ये पद ब्राह्मणों का होता था। ब्राह्मण का काम ही था सलाह देना। राजा का विवेक बुद्धि जब काम नहीं करता था तो गुरु, इनके गुरु हुआ करते थे। ये परिवार के भी गुरु होते थे, राजगुरु भी होते थे, सब कुछ होते थे। ये नहीं कि सिर्फ यहीं पर ये काम करते थे, और भी इनके जी में बहुत सारा काम हुआ करता था। ये बहुत सिद्धहस्त और बहुत अनुभवी लोग होते हैं। राजा भले ही अपने बाहुबल से सत्ता हासिल करता है, लेकिन बुद्धि बल इन्हीं के पास होता था। और यही जनता और राजा के बीच के मध्यस्थ होते थे। जनता अगर भड़क गई है तो जनता को कैसे राजा के फेवर में खड़ा किया जाए, यही प्रीस्ट, यही पादरी, यही उलेमा ही करते थे। इसीलिए राजा हमेशा इनसे डरता भी था कि कहीं ये मत भड़क जाए, तो बहुत सम्मान दिया जाता था। चाहे किसी का भी शासन रहा हो, कभी भी शासन रहा हो। आज भी देखिए लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पैटर्न है पूरे दुनिया में। 1-2 देशों को छोड़ दिया जाए जहां पे साम्यवादी सरकार है, चाइना, क्यूबा जैसे देशों में, तो सारे देशों में आप देखिएगा जब भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है तो चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल धर्म गुरुओं के शरण में चले जाते हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई गिरजाघर, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई इफ्तिकार पार्टी कर रहा है। क्यों? इसलिए ताकि उस धार्मिक प्रमुख को विश्वास में लेकर के उसके समर्थन से लोगों का वोट हासिल किया जा सके, क्योंकि वो कहेगा लोगों को तो लोग उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि समाज में उसकी अपनी पकड़ है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि वो लोभ, लालच, माया, मोह से परे है। लेकिन ऐसा है नहीं। अभी के संदर्भ में बहुत कम ही लोग हैं जो संत हैं, ऋषि हैं और मुनि हैं, नहीं तो सब के सब है। प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री सारा सबका सुनते हैं और अंत में अपने से फैसला लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन में यही होता है। जो प्रधानमंत्री होता है उसको बताने के लिए हजारों लोग बैठे हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट के एक से एक एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। फैसला सिर्फ वो लेता है, बाकी सारा बुद्धि जो उसके आसपास लोग हैं वही लोग देते हैं कि कौन सा कदम आपको उठाना है और कब उठाना है। फैसला सिर्फ वो लेते हैं, बाकी बुद्धि देने वाले लोग उनके आसपास ही लोग होते हैं। ये बात समझ करके अच्छा सवाल था। और आज से ही नहीं, ये उस समय भी होता था। आप देखिए, जैसे पहले अगर हम राजतंत्रीय व्यवस्था को देखें तो राजा यहाँ बैठा हुआ है, उसके बगल में पुरोहित, उसके बगल में कोई दूसरा मंत्री या प्रधानमंत्री या वजीर, उसके बगल में कोई खेल मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री या जो भी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री, इस तरह से मंत्री परिषद होता था। आज नहीं, पहले भी इस तरह से मंत्रियों के चारों तरफ से वो घिरा जाता था। और जिस क्षेत्र विशेष का कोई समस्या आता था या निर्णय लेना होता था निर्णय लेना होता है, देन वो मंत्री राजा को सलाह देता था कि ऐसा किया जाए, ऐसा निर्णय दिया जाए। हाँ,
हर देश में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है क्या? तो ठीक है, हाँ ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक शासन है, शासन का अलग अलग प्रणाली होता है और उस प्रणाली के आधार पर हम उस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। हमारे यहाँ दरअसल हम लोग जो सिस्टम अपनाए हैं वो हम कहीं दूसरे जगह से कॉपी किए हैं। तो हम ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के को कॉपी कर लिए हैं। जैसे ब्रिटेन में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ना कि वहाँ का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे क्राउन का शासन चलता है। आज भी वहाँ के प्रमुख महारानी है। तो जो महारानी वहाँ पे है वो हमारा है भारत में राष्ट्रपति। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसे पावरफुल है उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री पावरफुल है। तो हमने ब्रिटेन का कॉपी किया है। समझ में आया? ये सिस्टम ब्रिटेन में भी है, क्योंकि हम ब्रिटेन के कभी कॉलोनी रहे थे, उपनिवेश रहे थे। देन वहां पे जो सिस्टम था उसी सिस्टम को हम यहाँ पे अपनाए। जैसे वहां का महाराजा और महारानी आज भी प्रमुख है ऑफिशियली, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है वहां का। हमारे यहाँ भी यही है। अब हमारे यहाँ राजा तो है नहीं कोई, देन उसके जगह पे हमने प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया कि प्रेसिडेंट राज, सारे काम प्रेसिडेंट के ही नाम से होते हैं आपके यहाँ। कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। करने वाला प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल थ्रू पार्लियामेंट। किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे। तो सेम चीज वहां भी है। इसी तरह से पाकिस्तान में, इसी तरह से बांग्लादेश में। अब अमेरिका का सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है। ये सब बारीकियां हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे आगे, जब गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तब। अभी हम उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे तो उसकी बारीकियां और तकनीकों में उलझ जाएंगे। तो उधर अभी नहीं जाना है। बस ये समझ कर रखे रखो कि हमने ब्रिटेन का कॉपी किया है। ठीक है? तो ये इस्लामिक रूल में हुआ, और इस्लामिक रूल में या इस्लामिक राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में राजनीति कुरान मजीद हदीस से प्रेरित होकर के और निर्देशित होकर के चला। जब इस्लामिक रूल के बाद ईसाइयों का यानी क्रिश्चियन का रूल शुरू हुआ, तो पहले ये भी बाइबल से प्रेरित होकर के शासन कर रहे थे। लेकिन बाद में कालांतर में यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया, लोगों का सोच बदल गया, लोगों का सरोकार बदल गया। देन वहां पर धीरे धीरे डेमोक्रेटिक पैटर्न लाया जाने लगा। अब वैसी स्थिति में राजा भी धीरे धीरे अब शक्तिहीन होने लगा, राजतंत्र के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा, और जो संपत्तिशाली वर्ग था समाज का वो शासन में भागीदार होने लगा, वो सत्ता का भोग करने के लिए उत्सुक होने लगा। और उसके बाद फिर जनता भी फ्रीडम चाहने लगी, क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो चुका था, अमेरिका में क्रांति हो चुका था, और वहां पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इस तरह की नए विचार उभर करके सामने आए। तो पूरे दुनिया में ये बात फैलने लगा, तो सभी लोग इसके लिए लड़ने लगे कि हमको भी आज़ादी चाहिए, हमको भी समानता चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब शासन करने के लिए लिखित संविधान या रिटन डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि अब राजा के मन पे या इच्छा पर हम नहीं चलेंगे, सब कुछ पहले से लिख दिया जाए कि ये अगर कोई ऐसा करेगा तो ये होगा, इस तरह के नियम होंगे। मतलब सब कुछ पहले से निर्धारित करके रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में। राजतंत्र में क्या होता था कि राजा जो बोल दिया वही कानून है। राजा को मन किया कि आपने अगर किसी को थप्पड़ मारा था तो राजा को मन किया कि आपको छोड़ दिया जाए, देन छोड़ दिया जाएगा, वही कानून है। अगर राजा को मन किया कि भाई आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो कहे कि तुम इसको 5 थप्पड़ मारो, तो मरवा सकता था, वही कानून है। तो राजतंत्र में भेदभाव चलता था, इसीलिए इस भेदभाव को मिटाने के लिए समानता का कॉन्सेप्ट लाया गया कि सबके लिए समान व्यवहार। एक के साथ अगर ऐसा किया जाएगा देन उस सबके साथ ऐसा ही होगा। आज ऐसा ही नहीं होता है। आज अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, एक ही तरह का सजा का प्रावधान है। प्रावधान है, भले हो चाहे नहीं हो, लेकिन प्रावधान तो है, प्रोविजन तो है।
तो इस तरह के सिस्टम लाया गया, मॉडर्न लॉ लाया गया। मॉडर्न लॉ करने का मतलब यह है कि जो पहले से ही लिख दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है कि ऐसे ऐसे नियम होंगे, ऐसे ऐसे कानून होंगे, और इन नियमों और कानूनों के आधार पर सब कुछ संचालित होगा। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसको यहाँ पर शासन करना था, तो यहाँ शुरू में उसने यहाँ के नियमों को ही अपनाया। यहाँ पे जो न्यायिक पुस्तक थे उसके आधार पर ही यहाँ पर जो कानून की पुस्तकें थी, इस तरह के नीति शास्त्र और इस तरह के ग्रंथों के आधार पर हिंदुओं को शासित किया, और मुसलमानों के लिए कुरान मस्जिद के माध्यम से या शरिया कानून के माध्यम से उनको शासित किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब उसका विस्तार होने लगा, भारत में उसकी पैठ होने लगी, उसके भी लोग ब्रिटेन से यहाँ आने लगे, रहने लगे, देन वो धीरे धीरे वहाँ के कानून को ला करके यहाँ पर भी धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया। चाहे शिक्षा का कानून हो, चाहे पुलिस का कानून हो, चाहे विकास से संबंधित कानून हो, चाहे कर से संबंधित कानून हो, चाहे सेना से संबंधित या किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी तरह का कानून हो, उन सभी कानूनों को धीरे धीरे यहाँ पर लाया जाने लगा। और वही कानून आज हम लोग फॉलो करते हैं। हम अपने कानून भूल गए, हमारे जो नीति शास्त्र और इस तरह के ग्रंथों में जो कानून थे वो भूल गए, हम मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, और उन कानूनों को हमने लिपिबद्ध कर दिया। सिर्फ ब्रिटेन का ही नहीं, और कई सारे, कनाडा का, अमेरिका का, जर्मनी का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का, जापान का, सभी देशों का जो जो संविधान था उसमें से जो जो हम लोगों को अच्छा लगा, सभी लोग मिल करके उनके संविधान को अध्ययन किया गया, और मिल करके उसी में से कट कॉपी पेस्ट कर करके एक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। अब उसके आधार पर हम गवर्न होने लगे। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है संविधान, वो अलग बात है, उधर हम लोग आगे पढ़ेंगे जब पहुंचेंगे तब। तो ये मॉडर्न लॉ आया, मॉडर्न लॉ के माध्यम से अब हम गवर्न होने लगे। तो राजनीति कुछ इस तरह से विकसित हुआ। समझ में आया? राजनीति यानी कि राज्य को संचालित करने के लिए। राज्य क्या है? पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, सरकार और सॉवरेनिटी, इन चारों चीज को बनाए रखने के लिए इस तरह से राजनीति की शुरुआत वैदिक काल से हुई थी और अभी ऐसे चल रही है। यह है राजनीति। राजनीति यानी कि राज्य को संचालित करने के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए जिन नीतियों का प्रयोग किया जाता है उसे ही राजनीति कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये अस्थाई नहीं होता है। शुद्ध राजनीति देखा कि ये अस्थाई नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। अलग अलग जब सरकार जब अलग अलग पद्धति की हो तो राजनीति भी अलग अलग तरीके का होता है। अब मान लो लोकतांत्रिक शासन है, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि राजनीति होता क्या है। तो राजनीति राज्य को संचालित करने के लिए जिन नीतियों को अनुसरण किया जाता है या जिन नीतियों का पालन किया जाता है उसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन ये कोई सर्वमान्य या सर्व स्वीकृत कोई इसका नीति नहीं होता है, ये बदलते रहता है। कैसे? तो आप इसको ऐसे समझ लो, राजनीति में जो भागीदार होता है उसको हम राजनेता कहते हैं। राजनीति में, राजनीति के क्या है? राजनीति के एक व्यवहार है। राजनीति क्या है? एक व्यवहार है। तो इस व्यवहार में जो भी शामिल होगा उसको कहा जाता है राजनेता। आजकल राजनेता नहीं करते हैं हम लोग प्रयोग, सिर्फ नेता शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये नेता का उद्देश्य क्या है? ये व्यवहार से राजनीतिज्ञ है, तो इसका उद्देश्य क्या है? सत्ता हासिल करना, पद प्राप्त करना। किस तरह का पद? तो कोई भी पद हो सकता है, छोटे लेवल से लेकर के, मान लीजिए एक क्षेत्र का विधायक होने से लेकर के, या पंचायत का
सदस्य होने से लेकर के प्रधानमंत्री तक इस सत्ता को या इस पद को हासिल करने के लिए जिस तरह के व्यवहार किए जाते हैं इस व्यक्ति विशेष के द्वारा या आप के द्वारा या डी के द्वारा या जेड के द्वारा, उसी को कहा जाता है राजनीति। राजनीति का कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है कि इसी माध्यम से सत्ता हासिल करना है। लोकतांत्रिक शासन में या डेमोक्रेटिक रूल्स में राजनीति का मतलब यह है कि अधिकतम बहुमत या अधिकतम समर्थन जुटाना। किसका? लोगों का। आप जिस रणनीति से, जिस पद्धति से, जिस नीति से अधिक जनता का या अधिक से अधिक लोगों का समर्थन हासिल कर लेते हैं, देन आप सफल राजनीतिज्ञ बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसी जनता के समर्थन से चुनाव में आप विजयी होकर के पंचायत सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। यही है राजनीति। इसलिए राजनीति का कोई नियम नहीं है। तो राजनीति है क्या? तो राजनीति को कहा जा सकता है कि ये शक्ति हासिल करने का एक पद्धति है, शक्ति हासिल करने या पावर प्राप्त करने का एक माध्यम है या रणनीति है, जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा या कोई स्पष्ट क्षेत्र या व्याख्या नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो 3 प्रत्याशी है, ए, बी, सी। अब देखो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीति क्या होता है। अगर राजतंत्र होता, अब हम इसको 2 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं राजनीति को। मान लो लोकतंत्र में राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है या राष्ट्रपति कहा जाता है। जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में, वहां पे राजा को राष्ट्रपति कहा जाता है, और जहां पे संसदीय या प्रधानमंत्री व्यवस्था है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर को राजा माना जाता है। ये लोकतांत्रिक नेचर है। अगर हम राजतंत्रीय प्रणाली में देखें तो यहाँ पे राजा कहा जाता है सीधा, राजा या सम्राट या सुल्तान, मुसलमान है तो सुल्तान या बादशाह, जो भी कह ले वो, ये राजा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगर किसी को राजतंत्रीय शासन प्रणाली में यानी मोनार्कियल सिस्टम में अगर किसी को राजा बनना है तो राजा कैसे बनेगा? तो राजा बनने के लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है भाई? राजतंत्रीय शासन में ये वो राज परिवार का होना चाहिए, यानी राजा का खून उसमें होना चाहिए, तभी वो राजा बनेगा। अगर आप उसके पूर्वज, उसके पिता, उसके ग्रैंडफादर, उसके परिवार का कोई सदस्य राजा था, देन वो राजा बनने का दावेदारी रखता है। दूसरा, अगर उसके परिवार से कोई नहीं है लेकिन वो राजा बनना चाहता है, तो कैसे राजा बनेगा? तो इसके लिए उसको युद्ध करना पड़ेगा, यानी अपना शक्ति सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे शक्ति सिद्ध करेगा? युद्ध करके। ये शक्ति सिद्ध करने में उसको अपना बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो बुद्धि और शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके वो राजा बन सकता है राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में। यानी बुद्धि बल और बाहुबल से राजतंत्र में सत्ता हासिल किया जाता है। क्लियर है? बुद्धि बल और बाहुबल से राजतंत्र में सत्ता हासिल किया जाता है। दूसरी ओर अगर डेमोक्रेटिक पैटर्न है, लोकतांत्रिक शासन है, तो वहां पे कैसे राजा बना जाएगा? तो यहां पे भैया जनता के समर्थन से आप राजा बनेंगे, जनता जो कहेगी उसी अनुसार से। तो इसके लिए यहां पर तो आपने युद्ध करके आप राजा बन गए, लेकिन यहां पर तो आपको युद्ध नहीं करना है, यहां पे राजा बनाए जाएंगे आप। तो राजा किसके द्वारा बनाए जाएंगे? थ्रू इलेक्शन बाय द पीपल, चुनाव के द्वारा, जनता के द्वारा।
चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा। तो मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं दावेदार कि हम 3 लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो जिसको जनता वोट देगी। तो मान लीजिए टोटल जनता है 1 लाख। अब 1 लाख लोगों में से मान लो किसी को ए को मिला 50,000 समर्थन, इसको मिला 20,000 और इसको मिला 30,000। तो अब यहां पे राजा कौन बनेगा, यहां पे राजा बन जाएगा ए बन जाएगा राजा, क्योंकि उसको 50,000 लोगों ने समर्थन किया है, वोट दिया है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजा ऐसे बना जाता है। अब राजनीति क्या है, यहाँ पे राजनीति कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे राजनीति यह है कि ये जो 1 लाख की आबादी है, इस 1 लाख की आबादी में से कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए, कौन सी ऐसी पद्धति अपनाई जाए, कौन से ऐसे विचार लाए जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इसके समर्थन में खड़े हो जाए। तो इसके लिए कुछ भी कराया जाता है, जैसे दंगा कराया जाएगा, हिंसा कराया जाएगा, फ्री में बांटा जाएगा, राशन बांटा जाएगा, साड़ी बांटा जाएगा, दारू बांटा जाएगा, हड़िया बांटा जाएगा, पैसा दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, डरवाया जाएगा कि अगर वो आ जाएगा तो ऐसे कर देगा, आपकी जमीन छीन लेगा, आपका घर छीन लेगा, आपको पढ़ने नहीं देगा, आपको मारेगा। तो किसी न किसी भी तरह से आपको बरगला करके, बहला करके अपने फेवर में लाना है और ला करके उसका वोट अपने में डलवा करके खुद राजा बन जाना है। तो यह है राजनीति, लोकतंत्र का राजनीति। कोई नीति नहीं है, किसी भी तरह से जनता का समर्थन हासिल कर लेना है और हासिल करके चुनाव जीत जाना है। चुनाव जीत गया दिन प्रधानमंत्री बन गया। हालांकि इसमें और टेक्निकलिटी है, लेकिन राजनीति यही है। राजनीति का मतलब हाउ टू गेन पावर, कैसे शक्ति को हासिल किया जाए। तो शक्ति पहले ऐसे हासिल किया जाता था राजतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसे हासिल किया जाता है, देन आप राजा बन जाते हैं। लेकिन आप राजा तभी तक बने रहेंगे जब तक इनका समर्थन है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। यहां पे जब राजा बनता था तो लोग, तो इनका परीक्षण हर महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर या नहीं होता था। ये युद्ध लड़ करके अपने शक्ति को सिद्ध करते थे कि वो राजा बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर कोई पड़ोसी राज्य या शक्तिशाली राज्य उनके राज्यों पर आक्रमण कर दिया और अगर वो हार गए, देन उनका राजपाट छीन जाता था। तो उनका चुनौती युद्ध था। युद्ध के माध्यम से वो निर्धारित होता था कि वो राजा कितने दिनों तक बने रहेंगे। यहां पर चुनाव के माध्यम से होता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद अगर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जनता आपसे खुश नहीं हुई और आपको अब की बार वोट ना देकर के इसको वोट दे दी, देन वो राजा बन जाएगा और आप नहीं रहेंगे। तो हाँ, तो इसके लिए ये लोगों के समर्थन या सपोर्ट हासिल करने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब राजनीति है। किसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, किसी के साथ संबंध बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब राजनीति है। एक ही उद्देश्य है, सत्ता हासिल करना। चलो पूछो, क्या पूछना है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का अध्यक्ष क्या फैसला लेता है वो मायने रखता है। उसको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। जो अध्यक्ष बोलेगा, पार्टी का एक व्हीप होता है, पार्टी का एक अनुशासन होता है। आपको उस अनुशासन, नियम और व्हीप के अनुसार ही चलना होता है। आप अलग जाकर के नहीं कुछ भी कर सकते। आपको पार्टी से निष्कासित कर देगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देगा आपको। ठीक है, तो आप अलग जाकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। आप खूब से खूब कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस में लेकर के आप अपने सुझाव से उसको प्रभावित कीजिए और सुधार करवाइए कि ऐसा कीजिए, नहीं तो लॉस होगा। अगर वो नहीं माना जाता है, देन आप कुछ नहीं कर सकते। पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो पिछवाड़े पे लात मार देगा, बोले भाग, आपको निकाल देगा। उसके पास वो अधिकार है, राइट है कि आप पार्टी के खिलाफ नहीं कुछ कर सकते। जैसे बोलेंगे आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, हाँ, पार्टी के नियम। आप परिवार में है तो परिवार के खिलाफ जाकर के काम कीजिएगा।
परिवार के खिलाफ काम करिएगा तो आपको परिवार नहीं निकाल देगा? बोलो, निकालता है कि नहीं? तो पार्टी भी एक परिवार होता है ना। भले ही लोग दूसरे दूसरे जगह से, निर्दलीय का कोई माई बाप नहीं होता, निर्दलीय का कोई वैल्यू नहीं होता है। निर्दलीय रोड पे घूमने वाले अनाथ बच्चे की तरह होते हैं। निर्दलीय जो प्रतिनिधि होते हैं रोड पे घूमने वाले अनाथ बच्चे की तरह होते हैं। हमको पसंद आ गया वो बच्चा, देने उसको घर ले आए, नहीं पसंद आया तो उसको ऑर्फन हाउस में पहुंचा दिए, और नहीं पसंद आया तो, और नहीं पसंद आया तो पकड़ के लाए, मजदूरी करवाए। वो अनाथ बच्चे की तरह होते हैं, उनका कोई माई बाप नहीं होता है। निर्दलीय का मतलब किसी दल से वो जीता नहीं है, वो निर्दलीय खड़ा हुआ है, उसको जनता ने पसंद किया, वोट दिया और आ गया। ठीक है, तो ये है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का मतलब समझ गया होंगे, समझ में आ गया। तो राजतंत्र में पॉलिटिक्स क्या था और यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है। अब एक और टर्म यूज होता है डिप्लोमेसी, कूटनीति, उस पर हम लोग कल बात करेंगे। ये राजनीति का एबीसीडी है। अभी हम लोग को संविधान पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, लेकिन ये शुरुआत है। ये एनसीईआरटी लेवल की बातें हैं जो आपको समझ करके अभी से रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।